धन्यवाद सर, आपने मुझे द एंटी नेशनल डोपिंग बिल 2022 पर बोलने का मौका दिया। सर, राज्यसभा में ये मेरा पहला स्पीच है। मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे राज्य के नेता उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रकांत दादा जी, इन सब का आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा हूं। हम सब जानते हैं अध्यक्ष जी, यूनेस्को ने 2005 में वाडा की स्थापना की थी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा को डोपिंग रोधी नियमों को लागू करने के लिए देशों को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संगठन की आवश्यकता होती है। इसलिए भारत में 2009 में नाडा की स्थापना की गई, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये इसकी स्वतंत्र रूप से स्थापना की गई थी। लेकिन सर, हमारे देश में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को नियमित करना, डोप प्रशिक्षण करना, किसी उल्लंघित मामले को दंडित करना, इसके लिए डोपिंग रोधी कोई कानून नहीं है। खेल संबंधी स्थायी समिति ने देखा कि इसके लिए सीधा और सरल कोई प्रावधान नहीं है। डोपिंग करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसे अगर कोई सज़ा होती है तो अदालत में इसकी चुनौती देता है। इसके लिए उसके खुले प्रावधान हैं और इसीलिए खेल समिति विभाग ने 2020-21 में डोपिंग रोधी कानून की सिफारिश यहाँ पे की है। सर, यह कानून लाने की वजह क्या है? हमारे देश में खेल का और खिलाड़ियों का स्तर बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है और यह बिल इसे और मजबूत करेगा। इस खेल के खिलाड़ियों को मजबूत करने के लिए, इनके कल्याण करने के लिए ये बिल लाया गया है और मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैंने अभी कहा कि देश में खेल का स्तर और खिलाड़ियों का स्तर बढ़ रहा है, ये मैंने ऐसे ही नहीं कहा था। हाल ही में जो टोक्यो में ओलंपिक्स हुआ सर, हमने देखा वहाँ पे इतिहास में पहली बार हमें 7 मेडल्स मिले हैं। बर्मिंघम में अभी जो प्रतियोगिताएं चल रही हैं वहाँ पे 10 से ज़्यादा मेडल्स हमने पाए हैं। पैरा ओलंपिक्स में इतिहास में सबसे ज़्यादा मेडल्स हमने पाए हैं और इसमें खिलाड़ियों के साथ साथ सर सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान इसमें है, मैं समझता हूँ। हमारे सभी खेल मंत्री, अनुराग जी ठाकुर हो, रघुवेंद्र राठौर जी हो, किरेन रिजिजू हो, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 8 सालों में इन्होंने जो काम किया है, खेलो इंडिया जैसा प्रोग्राम, साई सेंटर जैसे जो सेंटर्स अभी देश भर में लागू किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण स्तर का टैलेंट ढूंढा जा रहा है। सर, मुझे याद है 2015-16 में जब मैं लोकसभा में था, स्पोर्ट्स बिल वहाँ पे लाया गया था, तब मैं वहाँ पे खुद बोला था स्पोर्ट्स बिल पे, ये आज का युवा स्पोर्ट्स की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। पेरेंट्स उसको स्पोर्ट्स में जाने की अनुमति नहीं दे रहे क्योंकि उनको भरोसा नहीं है कि स्पोर्ट्स से उसका घर चलेगा, स्पोर्ट्स से उसके घर में पैसा आएगा, वो अपनी रोजी रोटी कमा पाएगा, इसका भरोसा पेरेंट्स को नहीं है, इसलिए पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं कर रहे। लेकिन आज की स्थिति क्या है सर? आज साई सेंटर्स हो, खेलो इंडिया के प्रोग्राम के माध्यम से आप देखेंगे करोड़ों रुपए, लाखों रुपए ग्रामीण स्तर के लोगों को मिल रहा है। आज प्रो कबड्डी लीग सर, मेरे कोल्हापुर का एक बच्चा 1.5 करोड़ रुपए उसको कबड्डी प्रो लीग में आज एक बच्चे को साल में मिल रहा है सर। अच्छी कीमत आज सालाना उनको मिल रही है। कुश्ती की आज प्रतियोगिता हो रही है सर, 50-50 लाख का इनाम आज बच्चों को मिल रहा है। तो मैं केंद्र सरकार को सराहना चाहता हूं कि उनकी प्रयास से आज इन स्पोर्ट्स पर्सन को ज़्यादा आमदनी हो रही है। उनके खुराक की चिंता हमको होती थी सर पहले, लेकिन आज वो चिंता नहीं हो रही है क्योंकि ग्रामीण स्तर से छोटे छोटे घरों से, ये सब साधारण घरों से बच्चे आते हैं, उनको आज ये अच्छे तरह से पैसा मिल रहा है। हमारा देश दुनिया का सबसे युवा देश है, 65% हमारे देश के युवा है और ये युवा कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर बनने जा रहा है जिसमें स्पोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान हो रहा है। मैंने जैसे कहा सर, इनाम ज़्यादा मिल रहा है,
इसलिए शॉर्टकट्स के इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि स्तर बढ़ रहे हैं, मेडल्स बढ़ रहे हैं, तो डोपिंग के केसेस भी बढ़ रहे हैं सर। डोपिंग के मामले में वाडा ने जो 2019 में जो एक सर्वे किया था, उसमें जो उल्लंघन के मामले आए थे उसमें भारत सबसे आगे था सर। 2019 में जो सर्वेक्षण किया था 4004 केसेस भारत के जो टेस्ट किए गए थे उसमें सबसे ज़्यादा 225 लोग बाधित पाए गए थे। यूएसए के जो 11,213 लोगों का टेस्टिंग किया गया था उनमें सिर्फ 194 लोगों को बाधित पाया गया था। रशिया के 9,516 लोगों को टेस्टिंग किया गया था, उसमें से सिर्फ 85 लोगों को बाधित पाया गया था। मतलब इंडिया के सबसे ज़्यादा बाधित पाए गए थे। इसमें अगर एनालिसिस किया जाए तो बॉडी बिल्डिंग के 22% लोग थे, साइकिलिंग के 14% लोग थे, एथलेटिक्स के 18% लोग थे और वेट लिफ्टिंग के 13% लोग थे सर। इसे हमें बहुत गंभीरता से देखना पड़ेगा सर, क्योंकि ये जो लोग आजकल जो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ये बाज़ार में बहुत सीधी तरीके से मिलते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं, और ये देने वाले और कोई नहीं है, हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो हेल्पर्स हैं, हमारे जो मसाज करने वाले लोग हैं, उन्हीं से ही मिलता है। जो मसाज करने वाला था वो बोलता है सर ये दूसरा वाला एथलीट ये ले रहा है, आपको ये लेना चाहिए, ये दवाई ले रही है, ऑर्गेनिक दवाई है, आप लेनी चाहिए। ये बहुत सरल तरीके से मिलते हैं और उसका एक नया नाम भी आया, ऑर्गेनिक दवाई है, ऑर्गेनिक है, आयुर्वेदिक है, और इसी के नाम पे ये कालाबाजारी होती है और उसको एथलीट को या उसको पता भी नहीं चलता है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन के साथ साथ सर मंत्री जी हमें कोचेस को भी, टीम स्टाफ को भी, डॉक्टर्स को, चिकित्सक को और मसाजर्स को भी शिक्षा और सूचनाएं देने की आवश्यकता है सर। क्योंकि जब हम अंतर्राष्ट्रीय क्रीड़ाओं में सहभाग लेते हैं, जैसे ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, वर्ल्ड गेम्स हो, जैसे अभी जितनी भी स्पर्धाएं हो रही हैं, अगर हम उनमें सहभाग लेते हैं तो उनके कानून हमें मालूम होने चाहिए। ये सभी कंपटीशन सर वाडा के नियमों के अधीन चलते हैं और हमें उनके नियम मालूम होने चाहिए। 4 साल में एक बार ये स्पर्धाएं होती है, इसके लिए हमारे बच्चे, हमारे एथलीट्स, हमारे स्पर्धक कितनी मेहनत करते हैं। एक दिन में उनका इवेंट होता है, एक मौका उनको मिलता है और उस मौके के बाद अगर वो डोपिंग टेस्ट में जाते हैं तो उनकी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है सर। और अगर वो पाए जाते हैं तो उनको मेडल छीन लिए जाते हैं, उनकी ट्रॉफी छीन ली जाती है, उनके सर्टिफिकेट छीन लिए जाते हैं, उनकी नौकरी चली जाती है, उनका परिवार बिखर जाता है सर। और इसलिए जब वो पॉजिटिव होते हैं उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है, उनकी गांव में बदनामी होती है, उनके देश की भी बदनामी होती है। तो आगे जाके उनको किसी और प्रतियोगिता में सहभाग भी लेने को नहीं मिलता है सर। ये उसकी छोटी सी गलती उसकी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। ये ट्रेनिंग के दौरान भी हो सकता है सर। जो सप्लीमेंट मैंने जिसको बताया कि जो सप्लीमेंट मिलते हैं उस पर बहुत आकर्षक एडवर्टीजमेंट होता है सर। अगर आप ये सप्लीमेंट लेते हो तो आपका बाइसेप 24 इंच का हो जाएगा, आप सप्लीमेंट लेते हो तो आपके 6 पैक्स ऐप हो जाएंगे। ये सारे सप्लीमेंट बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और अननोइंगली ये हो सकता है, उस पर लिखा होता है वाडा अप्रूव्ड होता है, नाडा अप्रूव्ड होता है, तो इस पर भी मंत्री जी ध्यान देने की आवश्यकता है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये सारे स्टेरॉइड्स होते हैं। इसमें वेट गेन का भी एडवर्टाइजमेंट होता है। एनर्जी ड्रिंक्स हमारे बच्चे लेते हैं क्योंकि उनको एनर्जी की आवश्यकता होती है, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और मैं समझता हूँ कि ये कोई एथलीट जानबूझकर या कोई स्पर्धक जानबूझकर नहीं लेता, इसे धोखे से भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें राजनीति भी होती है। राजनीति सिर्फ हमारे इसमें नहीं होती, खेल में भी बहुत राजनीति होती है, इसे भी हमें समझने की ज़रूरत होती है। और इसलिए इस बिल में यह बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि उसे अगर धोखे से कुछ दिया जाता है तो उसे अपील करने का मौका मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत खान पान पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। मैं सर स्पोर्ट्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैं कोल्हापुर से आता हूँ। हमारे यहाँ पे कुश्ती का, सभी खेलों में हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा कल्चर है सर। आपको याद होगा, सबको मालूम होगा, कोल्हापुर एक ऐसा गांव है, भारत को देश का पहला ओलंपिक मेडल 1952 में जो पहला ओलंपिक मेडल मिला था वो हमारे खाशाबाज यादव जी ने लाया था, वो कोल्हापुर के थे सर। और अभी भी कई सारे पहलवानों का नाम है, आपने सुना होगा, दादू चौगुले जी है, डबल हिंद केसरी थे, श्रीपति खंजनारे जी, अंदलकर पहलवान, बिराजदार जी, यहाँ पे हरियाणा के कई पहलवानों के नाम लिए थे।
तो हमें भी बहुत गर्व है हमारे कोल्हापुर के पहलवानों का सर। तो मेरे पिताजी भी बहुत बड़े पहलवान थे सर, भीमराव माडिक पहलवान थे और लक्ष्मण वडार थे। मेरा बेटा सर, छोटा बेटा है मेरा, कृष्णराज माडिक, हमारे खेल मंत्री जी जानते हैं, वो फार्मूला 3 वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है सर। फार्मूला 3 वर्ल्ड चैंपियन इसने हमारा लोकसभा में उसका भी जिक्र हमारे अध्यक्ष जी ने किया था सर। तो हमारा कोल्हापुर में भी क्रीड़ा का बहुत बड़ा कल्चर है। हमारे वीर धवल खाड़े स्विमिंग में सर वो ओलंपिक जा चुके हैं। हमारी तेजस्विनी सावंत शूटिंग में ओलंपिक जा चुकी है। राधिका बराली शूटिंग में ओलंपिक जा चुकी है। देख, बड़ा स्पोर्ट्स कल्चर है। मैं मंत्री से डिमांड करता हूं कि ये छोटे छोटे घरों में आते हैं तो स्पोर्ट्स बजट इसमें बढ़ना चाहिए, मैं डिमांड करता हूं सर। और मैं कुछ सुझाव इस माध्यम में बढ़ा रहे, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। तो मैं ये डिमांड करना, कुछ सुझाव देना चाहता हूं सर कि इसके आपको इस बिल के द्वारा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है सर, क्योंकि इसका अवेयरनेस स्कूल स्तर पे होना चाहिए। मैं खुद 7 संगठनों का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं सर। मैं कबड्डी, पेटेंक्यू, फेंसिंग, स्विमिंग, बॉक्सिंग सभी एसोसिएशन का मैं अध्यक्ष हूं। मैं खेल को बढ़ावा देता हूं और ये एकेडमिक लेवल पे, स्कूल लेवल पे, ज़िला लेवल पे, जैसे मैंने बताया आपको, फिजियोथेरेपिस्ट को और डॉक्टर्स को सब में इस पे अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। जैसे बताया गया कि एशिया में 6 लैब है, हमारे यहाँ पे लैब्स, आधुनिक लैब बनाने की और ज़रूरत है। अपील पैनल जो होगा, जब भी कोई बच्चा अपील करता है, जब तक उसका रिजल्ट आता है तब तक उसको कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और उसके बाद उसको बैन हमेशा के लिए ना करें, उसको फिर से दोबारा खेलने का मौका दिया जाए। जो अध्यक्ष होने चाहिए वो मुझे लगता है कोई रिटायर्ड जज हो जो थोड़े से बायस ना हो, फिर उपाध्यक्ष भी होने चाहिए, वो भी कोई कानूनी विशेषज्ञ होने चाहिए। जो सदस्य उनमें होने चाहिए वो सीनियर डॉक्टर्स या रिटायर्ड एथलीट्स होने चाहिए। ये मैं मानता हूँ। ये सुझाव मैं इस माध्यम से आपको देना चाहता हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद सर। मैं भी खुद एक नेशनल रेसलर रह चुका हूँ, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन रह चुका हूँ सर। मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।